जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं जिससे कि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। तो आज हम यहाँ पर 17 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए, क्योंकि देखिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि संडे को हमारा एनालिसिस नहीं आता है, तो हफ्ते भर की जितने भी पीडीएफ है उनको आप रिवाइज कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। और पीडीएफ काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, जिससे कि आपको फिर से वीडियो लेक्चर जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पीडीएफ है उसके थ्रू आपका रिवीजन, पूरे न्यूज़पेपर का जो रिवीजन है वो आपका हार्डली 10 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने साथ रखिए। क्योंकि इन दी एंड भी मतलब आप अगर महीने भर के भी पीडीएफ जो है वो भी पढ़ोगे तो भी फटाफट आपका पीडीएफ पढ़ना हो जाएगा। नहीं तो आपके जो मटेरियल इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि पढ़े कहाँ से और याद कहाँ से रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए। तो हर रोज़ की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है कि इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। दूसरा है कि लास्ट 5 ईयर्स में रशिया जो है ये लार्जेस्ट आर्म सप्लायर रहा है इंडिया को। उसके बाद हमें यूएसए देखने को मिलता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर लिखना है, देन उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो लिखना है, एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। तो आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस जो है उस पर नजर डालते हैं। तो आज का इंडियन एक्सप्रेस अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में जो पहला एडिटोरियल है, यूरोप्स एस्ट्राजेनेका पॉज। तो यहाँ पर काफ़ी इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग जो है उसका किस्सा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको पॉज किया गया है, इसकी जो वैक्सीनेशन है वो नहीं दी जा रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम परस्पेक्टिव से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केस अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर सचिन, तो देखिए ये वाला जो केस है, ये केस तो हम देखेंगे क्या है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकलती है वो है कस्टडियल डेथ या फिर कस्टडियल वायलेंस। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के रिगार्डिंग हमें मेंस का क्वेश्चन जो है वो भी देखेंगे और उसका आंसर किस तरीके से हम लिख सकते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि यही मैटर जो है हमें देखने को मिल रहा है। राज्यसभा के जो एक नॉमिनेटेड है उन्होंने रेसिग्नेशन दिया, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर निकल रहा है कि उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जाए। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमारे 10th शेड्यूल के तहत हमें देखने को मिलता है हमारे संविधान के। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में नॉमिनेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। और ये अगर हम देखते हैं तो इंडियन पॉलिटी के जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, या तो बहुत सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने इसके बारे में कवर किया हुआ है। तो इसीलिए बार बार सेम चीज़ कवर करने में कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप कंटिन्यूसली जो वीडियो लेक्चर्स है वो देख रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो एडिटोरियल पेज पर हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी देयर्स एंड आर्स। अभी देखिए क्या हुआ है हमारे डेमोक्रेसी, इसमें हमारा जो मतलब समझ लीजिए कि हम फ्रीडम से, हम पार्टली फ्री कंट्री में आए हैं। तो मतलब उनके जो तर्क है वो अलग है, हमारे तर्क जो है वो अलग है। उनके लिए डेमोक्रेसी अलग है, हमारे लिए डेमोक्रेसी अलग है। यही सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं निकलता है। देन यहाँ पर अ हिडन पेंडेमिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल में अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगेन वही जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कल हमने इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिलीवर्स अगेंस्ट हेट, तो ये जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर बिग कैट फैन क्लब। अभी देखिए हुआ क्या है कि कुछ साल पहले, मतलब समझ लीजिए 2018 में, यवतमाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक टाइग्रेस को मारा गया था, शॉर्ट डेड किया गया था। आपको पता होगा उसके बारे में सेपरेट वीडियो जो है वो भी मैंने बनाया था, अवनी के नाम से। अवनी, ठीक है। उस टाइग्रेस को मारा गया था क्योंकि वो मैन ईटर बन चुकी थी। और ख़ास बात यह है कि उसके दो कब्स भी थे, दो बच्चे भी थे। तो जब उसको मारा गया तो बहुत सारे जो एनवायरमेंट ये सब है, एनिमल वेलफेयर वाले हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जताया कि इसे नहीं मारना चाहिए था और एक्चुअल में नहीं मारा जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं जो टाइगर्स हैं उनको हमारे हाईएस्ट प्रोटेक्शन डिग्री में रखा जाता है, तो अगर उनको हम ऐसा मारेंगे तो कैसा चलेगा। तो इसीलिए वहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसका बहुत आक्रोश हुआ, बहुत ज़्यादा हमें जो केसेस है वो देखने को मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके जो दो बच्चे थे उनको यहाँ पर साथ में रखा गया। देन उसके बाद अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो एक कब है 3 इयर्स की,
वो भी टाइग्रेस है, उसको फिर पेंच टाइगर रिजर्व जो है उसमें छोड़ा गया कि अब वो अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है, तो अब उसको छोड़ा गया। देखिए क्या होता है कि जब भी जो जंगल होता है उसमें अगर कोई नई टाइग्रेस या नई टाइगर आता है, या समझ लीजिए लायन भी आते हैं, मतलब जो भी एनिमल आते हैं, तो उनमें एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उनकी भी अपने अपने एरियाज होते हैं कि मेरी एरिया में नहीं आना चाहिए, मेरे एरिया में नहीं होना चाहिए, तो जो भी है एरियाज वहाँ पर बांटे हुए होते हैं। तो उसी सिलसिले में क्या हुआ कि ये तो एक्सपेक्टेड था कि इसकी लड़ाई जो है बाकी लोगों के साथ होने वाली है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि इसकी डेथ हो गई। मतलब समझ रहे हो आप कि यहाँ पर ये जो उसकी बच्ची थी उसकी भी यहाँ पर डेथ हो गई। तो मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या क्या कहें इस बात पर, है ना। कि मतलब ये इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि एक माँ जो है वही अपने बच्चे को सही लड़ाई की ट्रेनिंग जो है वो भी दे सकती है। इससे माँ का जो एक रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ ह्यूमंस के इसमें बल्कि एनिमल्स के इसमें भी, ये भी यहाँ से हमें पता चलता है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर ये जो चर्चा है वो की गई है। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकता था, लेकिन ये स्टोरी मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी सी गलती कितने सारे लोगों की जान जो है वो भी ले सकती है। मतलब ये जो बच्ची है, ये अगर उसकी माँ होती तो शायद ये शिकार करना भी सीख जाती, लड़ाई करना भी सीख जाती। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं बिट्रेल इन केरला, ये भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी 2020 में, है ना, इसमें भी क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, 19 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सालों भर इस पर क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं, मेंस बोलिए प्रीलिम्स बोलिए। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सेपरेट, जो हमारा एमएम एकेडमी पर आंसर राइटिंग का कोर्स चलता है, उसमें तो मैं इस पर क्वेश्चन लेकर ही आने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि एक ढांचा आपके सामने आ जाएगा। बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आया तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पूछा गया है वो भर के आपको जैसा का वैसा ढांचा जो है वो लिख देना पड़ेगा। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम इसके बारे में इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आज इसी लेक्चर में कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पॉलिटिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस एडिटोरियल की, तो देखिए पब्लिक हेल्थ में अर्जेंटली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। हमने कितने आर्टिकल देखे हैं, आप मतलब अनगिनत हमने एडिटोरियल जो है इस पर देखे हैं। पब्लिक हेल्थ अर्जेंटली यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों के बारे में। ये वाला एडिटोरियल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूएसए एंड इंडिया इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 8 पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये अगर हम देखते हैं तो अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल एडिटोरियल्स आज देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, एथिक्स, मतलब समझ लीजिए आपको पूरा पैकेज जो यहाँ पर मिल रहा है बहुत ही शानदार तरीके का। और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी का कोर्स जो है वो चल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स अगर हम देखते हैं तो ये चल रहा है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है और लोएस्ट प्राइजेस में है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जल्दी ही प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, डेमो लेक्चर्स हर कैटेगरी में जाकर आप पहले 2 लेक्चर जो है उनको एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो। देन प्रोफाइल पर जाना है, देन प्लान परचेस कर सकते हो, देन कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। इतने अच्छे कोर्सेज जो है आपके सामने लाए गए हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं केस अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर सचिन। तो ये वाला केस जो है बेसिकली क्या है, तो देखिए केस जो है वो हमारे लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केस मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कस्टडियल वायलेंस या फिर कस्टडियल डेथ। वो यहाँ पर हम देखेंगे मेंस एक क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर केस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सचिन वाजे, यहाँ पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, जहाँ पर अरेस्ट किए गए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, एनआईए के द्वारा। अब ये एनआईए बॉडी जो है हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब क्यों किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनको बुक किया गया है 2004 कस्टडियल डेथ जो है यूनुस, उसके कस्टडियल डेथ के लिए। अब देखिए यहाँ पर यूनुस अगर हम देखते हैं उसका केस क्या है, तो दिसंबर 2 2002, समझ रहे हो आप, 2002 में
जो बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हुआ था घाटकोपर मुंबई में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, जो मुंबई पुलिस है उन्होंने यहाँ पर 4 जो बंदे हैं उनको यहाँ पर अरेस्ट किया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसमें से ही एक यूनुस जो है वो भी देखने को मिल रहा था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दुबई में काम कर रहा था, और वो छुट्टियों के सिलसिले में यहाँ पर आया था। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग जो है वो की जाती है, सभी के साथ इनफैक्ट की जाती है। लेकिन यूनुस जो है इसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है, जो वहाँ पर कस्टडियल वायलेंस हो रहा था या फिर टॉर्चर हो रहा था उसमें उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पुलिस जो है वो अपना वर्जन अलग सुनाती है कि वहाँ पर भागने की कोशिश जो है वो की गई थी, ये हुआ था वो हुआ था, जो भी उनका मैटर है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भागने की कोशिश जो है वो की गई थी। देन वहाँ पर गाड़ी जो है वो जॉर्ज से उल्टी पुल्टी वो सब जो होता है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वो सब में। तो फिर उसके बाद वो सब हमें देखने को मिला, और लेकिन जो विटनेसेस थे उनके द्वारा ये बोला गया है कि यूनुस को यहाँ पर मारा गया, उसको टॉर्चरिंग जो है यहाँ पर की गई थी। देन उसके बाद यहाँ पर इनको पहले भी यहाँ पर सस्पेंड किया गया था, एंड देन अगेन यहाँ पर हिरासत जो है उसमें यहाँ पर लिया गया है। 4 पुलिसमैन यहाँ पर जो सचिन है उनको चार्ज किया गया है अंडर आईपीसी सेक्शन 302 मतलब मर्डर, एंड 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, जो एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी। तो इसी तरीके का यहाँ पर केस जो है ओवरऑल हमें देखने को मिलता है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कस्टडियल वायलेंस के बारे में। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो भी निकल कर आता है मेंस पर्सपेक्टिव से। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने ढांचे जो है वो बना लेने हैं, एक ढांचा आपको बना लेना है। अब ढांचे में आपको अगर कस्टडियल डेथ ये की पॉइंट है या फिर कस्टडियल वायलेंस ये की पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन में कस्टडियल वायलेंस दिखाई देता है तो हाँ, ये ढांचा जो अभी हम देखने वाले हैं ढांचा जैसा का वैसा आपको उतार देना है। ठीक है, बस आपको एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ता है, अगर कोई केस के संदर्भ में वो बोल रहे हैं, जैसे कि सचिन के केस में अगर वो बोल रहे हैं तो यहाँ पर इनका थोड़ा केस का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। या फिर अगर जो एक जो फादर एंड सन है उनकी डेथ हुई थी कस्टडी में, तो अगर उनके बारे में पूछा गया तो उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। बराबर है, तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोली गई है, एक्स्ट्रा ऐड किया गया है क्वेश्चन में, उसका थोड़ा आप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बाकी सब आपको जैसा का वैसा यहाँ पर उतारना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा गया है कि कस्टडियल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और इसके लिए क्या सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि व्हाट इज कस्टडियल वायलेंस, एलॉबरेट ऑन इट्स स्टेटस इन इंडिया, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया इन कर्बिंग इट, डिस्कस। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है भैया डिस्कस, कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है डिस्कस। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको आंसर राइटिंग का जो कोर्स हमारा एमएम एकेडमी पर है उसमें बताया था कि ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमें देखना पड़ता है। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपने जो पहले पढ़ा हुआ हो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो आपने खुद से बनाई हो या फिर खुद से आपको महसूस हुई हो कि ऐसा भी होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर इनकलकेट कर सकते हो। तो जब भी डिस्कस आता है तो यहाँ पर आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी आप रख सकते हो। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जब भी डिस्कशन आता है तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको देखना है कि आपको क्रिटिसाइज भी करना है या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट में ही बोलना है, फिर नेगेटिव इंपैक्ट में ही बोलना है, फिर न्यूट्रल रह के फैक्ट्स आपको पेश करना है, ये भी आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कस्टडियल वायलेंस होता क्या है ना, ये कस्टडियल वायलेंस क्या होता है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन उसके बाद दूसरा आपको पूछा गया है एलॉबरेट ऑन इट्स स्टेटस इन इंडिया, इंडिया में कस्टडियल वायलेंस जो उसका स्टेटस क्या है। तो इसमें आपको लीगल जो स्टेटस है ये भी लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर जो केसेस है उसको भी यहाँ पर कोट करने पड़ेंगे। तो इतने इतने केसेस हो रहे हैं, ये हो रहा है, मतलब कुछ यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट्स है उसको भी कोट करना पड़ेगा। देन इन दी एंड यहाँ पर चैलेंजेस जो है इंडिया के सामने वो क्या है इसको कर्व करने के लिए। मतलब बेसिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है कस्टडियल वायलेंस क्यों हो रहा है, प्लस यहाँ पर उसको कर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी तरीके से लिखनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग के पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नहीं तो क्या होता है कि पूछा कुछ और जाता है, आप लिखने कुछ और लग जाते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। और आंसर राइटिंग का हमारा जो ढांचा है वही है जो नॉर्मल सभी बताते हैं, इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद बॉडी होती है, देन उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो बेसिकली कंक्लूजन जो है वो हमारा यहाँ पर रहेगा, जो चैलेंजेस यहाँ पर हम जो सोल्यूशन बताने वाले हैं उस तरीके का। यहाँ पर बॉडी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एलॉबरेशन जो है वो रहेगा उसके स्टेटस पर, एंड इंट्रोडक्शन जो उसमें हमारा कस्टडियल वायलेंस रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी केस का रेफरेंस नहीं पूछा गया है कि ये केस के रेफरेंस से बताओ, या फिर ऐसा नहीं बोला गया है कि रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा कस्टडियल डेथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, स्टिल जो पुलिस है वो यहाँ पर चार्ज नहीं होते हैं, है ना, डिस्कस। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है। तो
तो अलग अलग ढंग से आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ढांचा जो है वो आपका वो सेम रहना चाहिए। मतलब बॉडी एंड कंक्लूजन जो है, खासकर कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो वो हम सेम रख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये मैं इन जनरल टर्म बता रहा हूँ। मतलब समझ लीजिए 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में जहां पर कस्टोडियल वायलेंस के पूछा गया है, वहां पर आप ये ढांचा लिख सकते हो सकता है दो इसमें आपको बहुत ही कुछ अलग पूछा जाए, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। उतना तो अब हमें समझ में आ जाता है। तो लेकिन 8 आउट ऑफ 10 मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शन देख लीजिए कि ये ढांचा एक बार आपने देख लिया तो कितना काम आएगा, और ऐसा ही हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और इसीलिए एमएम एकेडमी ऐप पर जो आंसर राइटिंग का कोर्स है, ऐसे ही ढांचे में अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो कस्टोडियल वायलेंस प्राइमरीली रेफर्स टू वायलेंस इन पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी। देखिए दो तरीके की कस्टडी होती है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है न्यूज़पेपर के एनालिसिस में। एक कस्टडी होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब क्या है कि वहां पर आपने कोई जुर्म किया है, पुलिस ने आपको कस्टडी हिरासत में लिया हुआ है ना। मतलब वहां पर बेसिकली क्या होता है कि पुलिस जो है वो आपको वहीं पर पुलिस थाने जो है वहां पर रखती है, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे जो है वहां तक रख सकती है, मतलब इंक्लूडिंग वहां पर ट्रैवलिंग टाइम। देन उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है उसके पास आपको पेश करना पड़ता है। देन मजिस्ट्रेट अगर वहां पर कस्टडी बताते हैं, देन आप वहां पर जुडिशियल कस्टडी जो है उसमें चले जाते हैं। देन उसके बाद पूरा दामोदार जो है वो मजिस्ट्रेट जो है उसके हाथ में रहता है। अब आप याद कीजिए हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी जब हमने देखा था कि बहुत सारे जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर जो जेल है वहाँ पर तहकीकात रखने के लिए रखा गया है, मतलब वहाँ पर निगरानी रखने के लिए रखा गया है। हमने देखा है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो जुडिशियल कस्टडी में जो लोग हैं वहाँ पर कैसे उनकी तहकीकात कर सकती है, या फिर वहाँ पर निगरानी कैसे रख सकती है, क्योंकि जो पुलिस कस्टडी है वहीं तक सिर्फ पुलिस का अधिकार होता है। जुडिशियल कस्टडी में अगर कोई इंसान है वहाँ पर अगर पुलिस को मिलने के लिए जाना भी है, कोई भी चीज़ करने के लिए जाना है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है ना। उस आर्टिकल में हमने इसका जिक्र देखा था, ये जो दो हमारे कस्टडी है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो अब यहाँ पर कस्टडियल वायलेंस अगर हम देखते हैं तो ये कस्टडियल है, यहाँ पर जुडिशियल हो या पुलिस कस्टडी हो, दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो दोनों ही इसमें यहाँ पर अगर डेथ होता है, रेप होता है, टॉर्चरिंग होती है, तो उसे हम कहते हैं कस्टडियल वायलेंस। बराबर है। मोस्टली कस्टडियल वायलेंस के बारे में पूछा जाता है क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें आती है, जो भी वायलेंस से रिलेटेड है वो सभी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले तो हमारा डेफिनेशन यहाँ पर फिक्स हो गया। कस्टडियल वायलेंस क्या है? प्राइमरीली इसे रेफर किया जाता है वायलेंस इन पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी, जिसमें हमें डेथ, रेप, टॉर्चर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद थोड़ा हमें यहाँ पर डेटा जो है वो भी लिखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक्स्ट्रा ही बताने वाला हूँ, जितना आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आंसर में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर हमारे पास समझ लीजिए 150% अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हम बराबर 80% इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और फिर हमें 60% मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर समझ लीजिए अगर वो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरे 10 में से 10 मार्क कितना भी आप ज़बरदस्त लिख लीजिए नहीं मिलते हैं। जो इन्विजिलेटर है वो तय करके आता है कि यार अभी मैं हाईएस्ट मार्क जो है वो 6 दूंगा या 7 दूंगा, इस तरीके से तय करके आता है। तो बहुत ही अच्छे मार्क मिले, हमें यहाँ पर फोकस करना है 6 या 7 मार्क पर, बराबर है। तो उसी ढंग से हमें यहाँ पर हमारे आंसर जो है वो लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे, जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा उसमें ढाल सकते हो। तो डेटा अगर हम देखते हैं वायलेंस कस्टडी से रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा, यहाँ पर ये सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो भी यहाँ पर क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन 2001 से 2018 सिर्फ 26 पुलिसमैन जो है उनको कन्विक्ट किया गया है कस्टडियल वायलेंस में, समझ रहे हो आप। लेकिन केसेस हमें कितने, डेथ कितने देखने को मिलते हैं? डिस्पाइट 1727 सच डेथ यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए इंडिया में, रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। डेथ जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, कितने रिकॉर्ड किए गए हैं? 1727 डेथ जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 26 पुलिस ऑफिसर जो है उनको यहाँ पर कन्विक्ट किया गया है, समझ रहे हो। बाकी जो है उनको कुछ भी बोला नहीं गया है। अब अगर हम कन्विक्शन भी देखते हैं तो उत्तर प्रदेश बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, छत्तीसगढ़ बोलिए, उड़ीसा बोलिए, यहाँ पर हमें जो पुलिस है उनको यहाँ पर कन्विक्शन होते हुए देखने को मिलता है। बाकी किसी भी जगह पर पुलिसमैन जो उनको कन्विक्ट जो है वो नहीं किया गया है डेथ के लिए अक्रॉस द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम कस्टडियल डेथ, मोर देन 2000 ह्यूमन राइट वायलेशन केसेस जो है वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब टॉर्चरिंग से रिलेटेड बोलिए, मारपीट से रिलेटेड बोलिए, है ना, जो भी है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2000 से ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन केस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं पुलिस के अगेंस्ट में 2000 से लेकर 2018 के बीच में, और सिर्फ 350 के आसपास पुलिसमैन जो है कन्विक्ट किए गए हैं इस केसेस में। मतलब समझ रहे हो आप कि यहाँ पर तो एक्चुअल में इंसान जो है वो है बताने के लिए कि यहाँ पर मेरे पास इतना वायलेंस जो है वो हुआ है। तो ये हमें डेटा जो है वो देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टोडियल डेथ एंड कन्विक्शन 2001 से लेकर 2016 तक, है ना। यहाँ पर आप देखिए हमें देखने को मिलता है टोटल 1557 डेथ हमें देखने को मिली है, 704 केसेस है, 294 यहाँ पर कन्विक्शन जो है 26 हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो है वहीं पर हमें देखने को मिलता है, बराबर है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 17 जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने पुलिस वालों को चार्ज किया गया है, कितने पुलिस वाले जो है वो कन्विक्ट किए गए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में ही चार्ज किए गए हैं, देन महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक भी यहाँ पर कन्विक्ट जो है वो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हमें डेटा जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए इतने लो कन्विक्शन जो हो रहे हैं, मतलब पुलिस जो है उन पर चार्ज फाइल किया जाता है, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन वो कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए मोस्ट ऑफ द कस्टडियल डेथ जो है उनको यहाँ पर कस्टडियल टॉर्चर, उसके अलावा क्योंकि कन्विक्शन काहे में होगा, पुलिस जो है उसको कन्विक्ट किस लिए किया जाएगा कि तुमने अगर टॉर्चरिंग की है, तो तुमने अगर उसको मारपीट की है, तो तुमने अगर उसको सताया है, तो ही सिर्फ पुलिस जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके अलावा टॉर्चरिंग के अलावा रीज़न दे देते हैं उसके मरने के, जैसे कि सुसाइड जो है, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई, ऐसी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता देते हैं। मतलब घुमा फिरा कर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो पेश कर दी जाती है और जो मामला है वो रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है लो कन्विक्शन का, कि पुलिस जो है उस पर नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस जो उसके पीछे का रीज़न क्या है यहाँ पर अब जो हमें देखने को मिलता है कि क्या कॉजेस है यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस के, क्यों हमारे यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन अवेलेबल होता, जैसे कि समझ लीजिए कि अगर किसी को मारने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है कि उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी, तो लोग मारने के लिए डरेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो टॉर्चरिंग होती है, पुलिस वाले जो टॉर्चर करते हैं, जो भी उनको सबूत इकट्ठा करने के लिए या जो भी होता है, तो उसमें उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन जो है वही अवेलेबल नहीं है। इंडिया के पास एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, और जो कस्टडियल वायलेंस है उसको क्रिमिनलाइज भी नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। और ऑफिशियल जो है जिनके अगेंस्ट में यहाँ पर एक्शन होना चाहिए, वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। तो इससे डर ही नहीं है पुलिस, हाँ कर लेंगे यार, अपने बड़े ऑफिसर है ना, उनको बोल देंगे, कर लेंगे ऐसा ही। इंडियन स्टेट आइदर यहाँ पर डिनाई करते हैं टॉर्चर का, है ना, हमारे कंट्री में, या फिर जो यहाँ पर डिनायल है उसमें चले जाते हैं, डिफेंड करते हैं कि नहीं 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 हम, अरे कस्टडी कहाँ यार, टॉर्चरिंग कहाँ, हम तो एकदम हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं कि अरे बाप रे आप क्राइम करे हो, आओ 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 पेश आओ हमारे यहाँ पे, आओ क्राइम करके आए हो, ऐसे तरीके से हम करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। कोई भी हमारे यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क जो है वो सफिशिएंट लीगल फ्रेमवर्क जो पेनलाइज करे, ये हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद सेकंड अगर हम देखते हैं तो वह है इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, मतलब एंटायर प्रिजन सिस्टम जो है वो यहाँ पर ओपेक है। मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान है वो अगर जेल में चला गया, तो उसके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है कोई नहीं बता सकता एक्सेप्ट वो खुद इंसान, बराबर है। तो मतलब बेसिकली क्या है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी हो, अगर हमें पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, अगर बाहर का कोई व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट हो, या फिर जो बाहर का मतलब जो इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति है वो अंदर जाकर अगर देख पाता हो, तो फिर बात अलग थी। लेकिन पूरा ओपेक है, कोई अंदर नहीं जा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसको अंदर ले लिया, फिर कब तक वो रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके साथ, वो प्रॉब्लम है। प्रिजन एक्सेस जो है इज नॉट प्रोवाइडेड विदाउट प्रायर परमिशन, बराबर है, कोई प्रायर परमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी हानिकारक है। एक्सेसिव स्क्रूटिनिटी जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही ढंग से नहीं की जाती है। यहाँ पर आप देखते हो सिर्फ कागज पत्र पे सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, इसलिए डिजायर्ड प्रिजन रिफॉर्म जो है वो भी नहीं लाया गया है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। देन अगर हम देखते हैं एक्सेसिव फोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सेसिव फोर्स जो है टॉर्चरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है उसके लिए एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरा गुस्सा जो है वो पुलिस ऑफिसर का उसमें निकलता है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक साथ यहाँ पर दन 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 ठोक रहे हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उससे भी हम यहाँ पर एडर नहीं कर रहे हैं। यह देखिए इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ये साइन किया है 1997 में, लेकिन रेटिफिकेशन जो है वो नहीं किया है। और जब तक हम रेटिफाई नहीं करते हैं, जब तक हमारा रेटिफिकेशन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है ना। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में भले ही किया गया हो, लेकिन जो रेटिफिकेशन है वो अभी भी यहाँ पर रिमेन है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे साइनिंग से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर रेटिफाई करना जरूरी है। अगर हम रेटिफाई करते हैं तो फिर हम यहाँ पर लॉज जो उसके लिए ला सकते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल कंट्रीज जो है वो भी यहाँ पर हमको बोल सकते हैं कि नहीं आप लॉ लेकर आओ, आपने रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर कुछ प्रोविजंस है क्या कि हम टॉर्चर जो है वो नहीं होना चाहिए, या फिर किसी का टॉर्चरिंग नहीं होना चाहिए, किसी की ऐसे कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास ऐसे कानून कोई भी अवेलेबल नहीं है? हमारे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर ये एक फंडामेंटल राइट है, हमारा मूलभूत अधिकार है। आप सोचिए कि अगर टॉर्चरिंग हो रही है, आपके साथ अगर टॉर्चरिंग की जा रही है, तो आपके फंडामेंटल राइट है कि नहीं होना चाहिए, जो हमारे आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, हमारे संविधान में, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप पर गुनाह दाखिल ना हो जाए, जब तक क्राइम आपने किया हुआ है ये प्रूव ना हो जाए, तब तक आप इनोसेंट हो। सेकंड ये है राइट टू काउंसिल। अगर आप पे कुछ ऐसे हो रहा है, अगर आपको कोई टॉर्चरिंग हो रही है, अगर आप मेंटली सिक हो रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपको काउंसिल करना ये भी एक फंडामेंटल राइट जो है वो हमें देखने को मिलता है। या फिर आपको जो भी आपने गुनाह आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उसके लिए आपको काउंसिलिंग मिल रही है, उसके लिए आपको अगर कोई भी चाहिए, वकील वगैरह चाहिए, तो उसकी वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है जो हमारे आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलता है। सेक्शन 41 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अमेंड किया गया 2009 में, इसमें सेफगार्ड डाले गए हैं 41A, 41B, 41C, 41D, जिससे कि अरेस्ट और डिटेंशन जो है वो यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को भी उठाया पकड़े और डाल दिया अंदर। रीजनेबल ग्राउंड्स पर होना चाहिए कि हाँ इसने ये किया है इसीलिए इसको अरेस्ट किया जा रहा है, इसने ये किया है इसीलिए इसको डिटेन किया जा रहा है, ये यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर अरेस्ट ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, पब्लिक को, कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देख लेंगे, हम क्यों बताएं क्यों अरेस्ट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्राउंड पर होना चाहिए, नहीं तो क्या है खुद की खुन्नस भी निकाल लेंगे। समझिए कि अभी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, यूपीएससी के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और वो अगर दिल्ली में कोई छोटे से रूम में रह रहा है, अब उसको अगर उसकी घरमालक ने बहुत सताया है, ठीक है, बहुत सताया है कि तू ये कर, नहीं नहीं ये नहीं होगा, वो बहुत सताया है, फिर उसने उसके मन में ठान ली कि यार एक बार मैं अगर आईएएस या आईपीएस बन गया ना, देख लूंगा इसको, आईपीएस वो बन गया, उसके बाद वो वही घर वालों को सीधा ले रहा है, जेल में डाल रहा है, कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, हाइपोथेटिकल नोट पर। तो ऐसा जो है ये जो किस्से हैं ऐसे नहीं होने चाहिए, बराबर है, उसके लिए प्रॉपर लॉज जो है वो सब हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सेस टू प्रिजन, यहाँ पर अगर आप देखते हो अनरिस्ट्रिक्टेड रेगुलर एक्सेस जो है इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड व्यक्ति का होना चाहिए। अगर कोई इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड व्यक्ति अगर वो इंस्पेक्शन के लिए जाता रहता है कि कैसी हालत है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, एक डर रहेगा, मॉनिटरिंग रहेगी। सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाने चाहिए पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग इंटरोगेशन रूम, जो इंट्रोगेशन होता है जहाँ पर पुलिस जो है पूछताछ करती है, जहाँ पर धड़ 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 थोबाड़ में बैठते हैं, तो वो जो इंटरोगेशन है वो रूम में भी सीसीटीवी कैमरे जो उसका यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए, जिससे कि सब कुछ दिखता रहे कि उसमें टॉर्चरिंग हो रही है क्या, उसको किस तरीके से रखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये सब। सरप्राइज इंस्पेक्शन जो है नॉन ऑफिस विजिटर्स का वो भी यहाँ पर किया जाना चाहिए, जिससे कि एक बाहर का व्यक्ति अगर करता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसको हमें रेटिफाई करना है, हमने साइन तो कर लिया, रेटिफाई करना है, जिससे क्या रहेगा कि हमें उससे रिलेटेड अब जो लॉज है वो भी यहाँ पर लाने पड़ेंगे। अगर लॉज आ जाते हैं तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लीगल हो जाएगी, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन पुलिस रिफॉर्म जो है ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मतलब गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर फॉर्मुलेट की जानी चाहिए, जिससे कि जो ऑफिशियल्स हैं उनका ट्रेनिंग, एजुकेशन ये भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर पता रहे। क्योंकि क्या है कि टॉर्चर जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया करना है हमें, यहाँ पर ये उसको बढ़ावा नहीं देना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में देख के हमको भी चढ़ता है यार वर्दी का नशा ही कुछ और है, यहाँ पर ऐसा जाऊँगा सिंघम की तरह, ऐट साले को ये टॉर्चर, शक्ल के आने के लिए अकड़ के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम, है ना, डायलॉग भी भले उल्टा बोल दो लेकिन टशन तो आता है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ये हमें नहीं करना है। इसलिए क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है ऑफिशियल्स की, एथिकल कोड जो है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कस्टोडियल वायलेंस क्या होता है, उसको हमने एलॉबरेट किया, इंडिया में जो स्टेटस है इंक्लूडिंग लीगल स्टेटस जो चल रहे हैं उसके रीजंस क्या क्या है वो हमने देख लिए, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए, है ना, सजेशंस जो है वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। तो सारी ही चीज़ों को हमने यहाँ पर इंक्लूड जो है वो कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो, और एक ढांचा है, मतलब आपको हर कस्टोडियल वायलेंस के क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिडन पेंडेमिक के बारे में। हिडन पेंडेमिक क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हिडन पेंडेमिक क्या है, मतलब छुपा रुस्तम कोई और दूसरा वायरस आ गया है क्या,
देखिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका कंप्लीट फेज आउट कहा था 2022 तक, कि मतलब 2022 तक हमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक ही टाइम जो हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल हो गया फिर फेंक देते हैं, देन उसके बाद हम प्लास्टिक पॉलीथीन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, देन उसको फेंक देते हैं। तो ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हमें कंप्लीटली फेज आउट करना है, खत्म करना है 2022 तक। कमिटमेंट जो है ये यहाँ पर बेटर अरेंजमेंट टू कलेक्ट, स्टोर, रिसाइकल सिंगल यूज प्लास्टिक, ये भी हमें देखने को मिल रहा था कि हमें क्या करना है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो फेंक दिए गए हैं उसको कलेक्ट करो, उसको स्टोर करो, उसको फिर से रिसाइकल करो, है ना, जिससे कि वो वेस्टेज ना हो। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर नॉर्वे जापान के सपोर्ट से भी यहाँ पर मल्टी लेवल असेसमेंट जो है वो हमें देखने को मिला, जहाँ पर जो रिवर वे है उसमें किस तरीके से प्लास्टिक, क्योंकि क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है जब हम फेंक देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है वो समंदर में चला जाता है। देन समंदर में आप एक बार यूट्यूब पर देख लो, आप सही में नहीं फेंकोगे, जो भी ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं आप फेंकना ही बंद कर दोगे, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि आप जब जो एक्वा एनिमल्स है या फिर जो जो मतलब बाहर के भी जो एनिमल्स है जो प्लास्टिक्स ये हो रहे हैं उनके पेट में जा रहे हैं, अरे छोड़ो यार एनिमल छोड़ो, हम इंसान जो है हमारे भी पेट में उसका असर हो रहा है, अभी हम आगे देखेंगे क्या उसके दुष्परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखोगे अगर तो जो टर्टल होता है उसके नाक से आधा पॉलीथीन जो है वो बाहर निकल रहा है ना, फिश जो है उनकी डेथ हो रही है, क्यों क्यों करना है ऐसा, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेटस अगर हम देखते हैं तो पेंडेमिक जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोग्रेस है हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने का ये रुक ही गया है, इनफैक्ट यहाँ पर रिवर्स हो गया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का जो ग्रहण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्लास्टिक स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक अगर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर देशव्यापी हो चुका है। मास्क बोलिए, सैनिटाइजर वाटर बोलिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बोलिए, फूड पैकेजिंग बोलिए, वाटर बॉटल्स बोलिए, है ना, यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्लास्टिक जो है उसको लेकर आई है, फिर से यहाँ पर आ चुकी है कि हाँ स्वागत नहीं करोगे हमारा, इस तरीके से। अब ये करते क्या है, देखिए यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है टाइनी पार्टिकल्स में, जो प्लास्टिक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होता है और लेस देन 5 मिलीमीटर्स, इसको हम माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। फिर वो वाटर बॉडीज में जाता है, फार्म सॉइल में जाता है, फूड में एंटर होता है जो हम खा रहे हैं, मतलब हमारे आंतड़ियों में जाकर हमारे ही शरीर को खराब कर रहा है, मतलब हम जो फेंक रहे हैं इनडायरेक्टली वो हमारे पास फिर से आ ही रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वी नो दैट ओनली 9% ऑफ ऑल प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड हैड बीन रिसाइकल्ड, सिर्फ 9% जो प्लास्टिक है जो प्रोड्यूस किया गया है वो रिसाइकल किया जाता है। आप समझ रहे हो, मतलब समझ लीजिए अगर 10-100 बॉटल, इन शॉर्ट में आपको था 100 बॉटल हाइपोथेटिकल इस पे 100 बॉटल अगर बन रही है, सिर्फ 9 बॉटलें जो है वो वहाँ पर रिसाइकल होती है, फिर से रिसाइकल होती है, उसका कुछ ना कुछ और बनता है या फिर से वो बॉटल बनती है। 79 जो है सभी प्लास्टिक वो यहाँ पर फाउंड किए जाते हैं वर्ल्ड लैंडफिल, एयर वाटर सॉइल बाकी नेचुरल सिस्टम में, जो हमारे ही शरीर में घुसकर हमें ही हार्म करते हैं। सोचिए ना, अगर फिश जो है, फिश अगर वो खा रही है, वाटर बॉडी में जा रहा है, अगर फिश खा रही है, ठीक है, फिश के वो पेट में जा रहे हैं, फिश उसकी वजह से मर रही है। अब आपको एनवायरमेंट अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा मैग्निफिकेशन होता है ना, मैग्निफिकेशन होता है, मतलब अगर हमारे पेट में जो भी जाता है वो मैग्नीफाई होता है। तो जब फिश की डेथ हो जाती है उन प्लास्टिक्स की वजह से, टाइनी पार्टिकल्स की वजह से, तो वो उस फिश में मैग्नीफाई होता है। अगर उस फिश को इंसान खाता है तो उसके पेट में हो जा रहा है मैग्नीफाई होकर, तो सोचिए उसकी हालत कितनी खराब हो रही है ना। तो सोचिए कि सब पलट कर आता ही है भाई साहब। यहाँ पर हाउ लॉन्ग सिंगल प्लास्टिक जो है वो अराउंड रहता है, तो आप यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बॉटल अगर हम देखते हैं 450 साल, प्लास्टिक बॉटल को अगर हम वैसे ही रखते हैं कि कोई उसको हाथ नहीं लगा, 450 साल, मतलब सोचिए 4 पीढ़ियाँ जो है वो चली जाएगी तब भी वो प्लास्टिक की बॉटल वैसी की वैसी रहेगी। देन यहाँ पर प्लास्टिक बैग अगर हम देखते हैं तो 20 साल तक, समझिए 20 साल तक। सिगरेट फिल्टर्स अगर हम देखते हैं 10 साल तक। देन उसके बाद यहाँ पर स्ट्रो फॉर्म फॉर एवर रहता है ये तो। कॉफ़ी कप अगर हम देखते हैं 30 साल तक, ठीक है। प्लास्टिक स्ट्रॉ अगर हम देखते हैं 200 साल तक, भाई साहब 200 साल, 2 पीढ़ियाँ निकल जाएगी। प्लास्टिक स्ट्रॉ जो आपने फेंकी हुई है जैसी की वैसे रहेगी, और प्लास्टिक स्ट्रॉ टर्टल के नाक में जाती है, बहुत सारे एक्वा एनिमल्स जो उनके नाक में जाती है, मत फेंका करो प्लास्टिक। यहाँ पर कर्टली जो होती है वो 100 से ज़्यादा साल हमें देखने को मिलती है। वे फॉरवर्ड, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमें 4 जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है वे फॉरवर्ड, जो आप मेंस में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा प्लास्टिक के लिए। फर्स्ट, यहाँ पर हमें वेस्ट कलेक्शन ऑपरेशन जो है उसमें जाना चाहिए, एट द सेम प्लेस वेस्ट जनरेशन। मतलब बेसिकली क्या है कि जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर कलेक्शन जो है वो किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर वहीं पर कलेक्ट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा भी बोला गया था कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है जो प्लास्टिक्स यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक जो उसको यहाँ पर सही ढंग से ऑपरेट भी किया जाए, ठीक है, जिससे कि रिसाइकल भी हो, प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो ये हमें देखने को मिलता है।
सेकेंडली यहाँ पर जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वेस्ट टू वैल्यू साइकिल जो है यहाँ पर बना सकते हैं, और रिसाइकलिंग जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, जो वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसको फिर से रिसाइकल जो है वो करना है। जितना ज़्यादा हम करेंगे, अभी सिर्फ 9% जो है वो हो पा रहा है, जितना ज़्यादा हम रिसाइकल करेंगे उतना बेटर रहेगा। थर्डली अगर हम देखते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए वो यहाँ पर करने हैं। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो तो चल रहा है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स हमें निकालना है। अब महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो एक ऐसा राज्य बना है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया था। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो है काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो कग्गद है उसके हमें बैग्स देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। फाइनली यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ट्रूली सोसाइटी वाइड प्रॉब्लम है ना। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी सभी यहाँ पर साथ में आए, कोऑर्डिनेटेड इसमें काम करके इसको फेज आउट करें। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है रोबूस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको रिबूस्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है यूएसए एंड इंडिया के बीच में। अब देखिए यूएसए एंड इंडिया बहुत शानदार रिलेशनशिप जो है वो अब तक रही है, और आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी, ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है जो भी हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भले ही चेंज हुई है, बिडेन जो है वो भले ही आया है, लेकिन फिर भी बिडेन जो है वो भी यहाँ पर बीडू की तरह, जग्गू दादा की तरह यहाँ पर काम करेगा, अच्छे तरीके से इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करेगा। यही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब कैसे, तो इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो किस तरीके से हमारे आगे बढ़ते हैं या बढ़ सकते हैं। पहला है कोलैबोरेटिव रिस्पांस। पेंडेमिक जो है यहाँ पर ग्लोबल कंटेनमेंट ऑफ वायरस, इसके लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, यूएसए एंड इंडिया दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जब SCQ है ना, तो सभी जो मतलब समझ लीजिए मेडिसिन से लेकर तो जो भी सामग्रियाँ लगती है, जो किट्स लगती है, जो वैक्सीनेशन है, तो सभी इसमें यहाँ पर कोलैबोरेशन जो है उसके साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई चेन पर आ चुकी है, जहाँ पर शिपिंग बोलिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलिए, उसमें यहाँ पर हमें कोलैबोरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद इंडिया जो है वो यहाँ पर ग्लोबल वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन का हब बना हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस जो है इंडिया के IPR रिजिम में आ गया है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे यूएसए के साथ हेल्थ डायलॉग है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बेटर हो सकते हैं अगर हम यूएसए के साथ मिलकर उस पर वार्तालाप करते हैं। तो सेकेंड अगर हम देखते हैं मैक्रो ट्रेड आर्किटेक्चर, माइक्रो एंड माइक्रो, इसमें आपको फर्क पता होगा। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा लेवल, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा लेवल। जंगल अगर हम देखते हैं तो वो हो गया मैक्रो, अगर उसमें का एक पेड़ देखते हैं या एनिमल देखते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो लेवल। तो यहाँ पर मैक्रो जो है, मैक्रो ट्रेड आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ पर ट्रेड जितना भी है, ओवरऑल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेंथन कर सकता है ब्रॉड ट्रेड अग्रीमेंट, जहाँ पर लो हैंगिंग फ्रूट जो है उनको यहाँ पर रिजॉल्व किए जा सकते हैं। फोकस ऑन रिजॉल्विंग लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है, जिससे हम जो फटाफट जो बेनिफिट्स है वो उठा सकते हैं। यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग, यहाँ पर जो रिवाइवल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, जिससे कि हम मार्केट एक्सेस ले सकते हैं। बेसिकली क्या चाहिए होता है, यूएसए को चाहिए इंडिया का मार्केट, इंडिया को चाहिए यूएसए का मार्केट। तो अगर हम यहाँ पर जो समझ लीजिए ड्यूटीज जो है वो लगा देते हैं, इनपुट ड्यूटीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा फ्री अग्रीमेंट रखते हैं तो इससे क्या होगा, बेटर होगा, है ना। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है उससे तो भली नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्रेड जो है वो बेटर कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है दोनों साइड से, यहाँ पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो मैं आपको बता रहा था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इससे क्या होगा, जो ड्यूटीज़ है वो यहाँ पर लोअर हो जाएगी। मतलब समझ लीजिए अगर हम कोई चीज़ यूएसए से मंगा रहे हैं, ठीक है, और अगर वो चीज़ जो है वो 100 रुपये की है, अगर हम इनपुट ड्यूटी समझ लीजिए 10% की लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो कीमत जो है उसकी 110 रुपये हो जाएगी, बराबर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वही अगर हम इसको 5% कर देते हैं 105 रुपये की हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स है अच्छा खासा उसको मार्केट मिलेगा, लोग जो है वो खरीदेंगे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो उस पर भी यहाँ पर डिस्कशन जो है वो कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक रिलेशन जो है उसको हम बेटर बना सकते हैं। देन तीसरा है मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल लेबर। यहाँ पर जो ट्रेड है इन सर्विसेज ये यहाँ पर कर सकते हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म, देखिए क्या है, H1B वीज़ा अगर हम देखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस जो है वो यूएसए लेकर आता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर बेटर बनाते हैं, इसको अगर यहाँ पर सही ढंग से लेकर आते हैं, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो फिर यहाँ पर बेटर हो सकता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल लेबर है ये भी यहाँ पर अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो ज़्यादा सही ढंग से काम हो पाएगा, है ना। तो लेबर कोऑपरेशन साइन किया गया था 2011 में, इसको भी हम यहाँ पर अपग्रेडेशन या इस पर भी बात कर सकते हैं। देन फोर्थ है डिफेंस इंडस्ट्री। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिफेंस इंडस्ट्री, क्योंकि डिफेंस को हम कंटिन्यूसली यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले तो रशिया जो है उससे हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते थे, लेकिन अब अलग अलग जगहों पर भी हम शिफ्ट हो रहे हैं। यूएसए बोलिए, इसराइल बोलिए, फ्रांस बोलिए, अलग अलग जगहों पर हम शिफ्ट हो रहे हैं,
है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, डिफेंस इंडस्ट्रीज जो उस पर भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के साथ। बोथ साइड यहाँ पर बेनिफिट हो सकती है फ्रॉम यूएस टेक्नोलॉजी एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। इस सेक्टर में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड यूएस की टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त जो कोलैबोरेशन है यहाँ पर बन सकता है। डिफेंस डायलॉग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों साइड के, वो भी यहाँ पर को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन में आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जब भी इन्वॉल्व हो जाता है तब यहाँ पर चीज़ें जो है और बेहतर बनती है, कॉम्पिटिशन और बेहतर होती है, और जो सेक्टर है वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। देन फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो यहाँ पर स्टेप्ड अप हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर यूएस कंपनीज जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सकते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया जो है उसको भी फायदा होगा एफडीआई के रूप में, और उनको जो है उनको लेबर्स बोलिए, टेक्नोलॉजी बोलिए, उसमें भी यहाँ पर एडवांसमेंट मिलेगी। मतलब बेसिकली क्या है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारा लेबर यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उनको चीप लेबर मिलता है ना, जिससे क्या होता है कीमत जो है वो भी सस्ती रहती है। प्लस यहाँ पर अगर चीज़ें बनेगी तो हमारा भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, तो बेनिफिट जो है वो दोनों तरफ से होगा। सिक्स्थ अगर हम देखते हैं क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर क्या है प्रायोरिटीज जो है वो यहाँ पर हमें क्लीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि प्राइवेट जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट बोलिए, देन उसके बाद अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पर चल रही है कि हाँ हमें यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना है, देन उसके बाद नेट जीरो इमिशन पर पहुँचना है ना। तो इसके लिए क्या है क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, इस पर भी हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। सेवंथ अगर हम देखते हैं डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो जब से डीमोनेटाइजेशन किया गया था तब से ही डिजिटल इकोनॉमी जो उसको प्रमोट किया जा रहा है, खासकर जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको तो कोरोना वायरस ने प्रमोट किया। तो यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें भी यहाँ पर और आगे हम बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो निकल सकती है। इन दी एंड अगर हम देखते हैं बाकी भी बायलैटरल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, रिलेशंस है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इनोवेशन हो गया, आर&डी हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एआई अगर हम देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी फील्ड में काम आता है। प्रीलिम्स में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि क्रॉप यील्ड जो है उसको इंक्रीज करना, बिजनेस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जो क्रेडिट है उसको एक्सेस करना, कैंसर डिटेक्शन, और काफ़ी प्रिसाइज तरीके से जीपीएस मैपिंग टेक्नोलॉजी, तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं। मतलब हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद साइड में दिख रहा हूँ, पीछे आपको पीपीटी नज़र आ रही है, क्या है ना। आपको घर बैठे बैठे यहाँ से मैं एक कोने से, भारत के एक कोने से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप दूसरे कोने में देख पा रहे हो, क्या है। तो यही यहाँ पर बेनिफिट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई सेक्टर्स में, मतलब हम यहाँ पर अनगिनत जो सेक्टर्स है वो बता सकते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स कैसे हैं, जैसे यहाँ पर मैसिव कंपटीशन कैपेसिटी लगती है ना, मतलब यहाँ पर लेबर स्किल्स बहुत ज़्यादा लगती है, प्लस बिग कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी होता है, जिससे क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसमें यहाँ पर हैम्परिंग होती है। रोबोटिक्स, एआई कंपनीज जो है यहाँ पर इंटेलिजेंट मशीन्स बना रही है, जो कि यहाँ पर लो इनकम वर्कर जो उनका टास्क छीन रही है। अब जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका दिमाग इस्तेमाल होता है वो तो रह रहे हैं, उनको एक्चुअल में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, लेकिन समझ लीजिए जो लेबर्स हैं जो लो इनकम में काम कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर जॉब जा रही है ना, क्योंकि उनकी जगह पर अब मशीन्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं लेकर आते हैं तो इस तरीके की इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ती ही रहेगी। कि यहाँ पर क्या होगा कि जो मैनेजरल लेवल पर है वो तो वहाँ पर काम करते रहेगा कि हाँ कैसे हमें मशीन चलानी है सब, लेकिन जो एक्चुअल में नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें यहाँ पर बेसिकली इनइक्वालिटीज़ को कम करना है। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर उन कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पर एआई ज़्यादा काम करता है ना, मतलब समझ लीजिए जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा डेवलप्ड है उस कंट्रीज़ की तरफ जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी को बचाने के लिए भी एआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राइवेसी का हनन भी एआई ही कर रहा है। आप सोचिए, मतलब यही हो गया है कि हमारा दिमाग हमको बोल रहा है, हमारा दिमाग हम ही को बता रहा है कि दिमाग सबसे तेज़ है, दिमाग ही बोल रहा है दिमाग सबसे तेज़ है। उसी तरीके से, या फिर दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी का, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो यहाँ पर प्राइवेसी का हनन कर रहा है, वही यहाँ पर प्राइवेसी को बचा रहा है। क्या है यहाँ पर चीज़, हम किस पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर चोर की रखवाली कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को, कुछ ड्रॉबैक्स है, और डिटेल में हम आंसर राइटिंग कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ढांचा जो है वो बना ही लेंगे। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय